यही काम रह गया मेरे पास। कौन बोलता है? मेरे को बुला लेना, मेरे सामने बुला लेना। बलि के लिए एक बकरा चाहिए होता है, और हल्का खून हवलदार का होता है, तो उसको खड़ा कर देते हैं, तो बलि का बकरा बना दिया जाता है सबको। मैं कोई गलत काम नहीं करता। कभी कभी कोई कहता है कि ये करो, तो वो करना पड़ता है। हाँ, ये तो, रुको रुको, तो बीच में, आप बीच में डिमांड कर लीजिएगा, मतलब मैं बोल दूंगा सबको। ठीक है, मैं बोल दूंगा उनको। ठीक है। चलिए, अच्छा सुनिएगा, प्लीज मेरी बात सुनिएगा। लिसन लिसन, एवरीवन प्लीज लिसन। इनकम टैक्स का लेक्चर नंबर कौन सा है? 50, 50 हो गया। बेटा, दोस्तों, सुनो, बातें मत करो, सुनो। हमने जिस दिन कैपिटल गेन को कंप्लीट किया था, उस दिन मैं थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देके गया था इसका। बात हुई थी हमारे बीच में कुछ? क्या डिस्कशन हुआ था बताओ? हाँ? क्या डिस्कशन हुआ था? स्कीम ऑफ स्टडी नहीं तो नहीं हुआ होगा, बेसिक बातें हुई होंगी। यस, ये बोला होगा। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, यही है। ओके, सब लोग को बुला लो बेटा, सबको बुला लो। आगे सब, आगे। ठीक है,
फैन ऑफ कर दो। डिडक्शंस अंडर चैप्टर, सॉरी 6A। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, जरा समझिए। सुनिए एक बात ध्यान से। पिछली क्लास में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था आपको इसका ना, कुछ थोड़ी बहुत बातें आपकी मेरे बीच में हुई थी। मैंने आपको ऐसा कहा था कि देखिए आप 5 हेड्स को जब प्लस करते हैं, एडजस्टमेंट्स ऑफ क्या करते हैं, सेट ऑन सेट ऑफ करते हैं, यानी कि लॉसेस की एडजस्टमेंट करते हैं, तो आप फाइनली किस पे आते हैं, आप फाइनली आते हैं, सबसे पहले आप इनकम फ्रॉम सैलरी ले लेते हैं, फिर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फिर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन ले लेते हैं, फिर आप कैपिटल गेन लेते हैं, और फिर आप लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन सबको जब आप प्लस कर लेते हो ना, और जो एडजस्टमेंट सेट ऑन सेट ऑफ करना होता है वो सब करने के बाद आप जब यहां आते हो तो इसे कहा जाता है ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है, अब क्या है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई देखिए आपकी जो जीटीआई है ना, आप उस जीटीआई में से डेफिनेटली कुछ खर्चे भी करते होंगे, और वो सारे खर्चे जरूरी हैं, वो अगर आप कर रहे हो तो उससे आपको तो फायदा मिल ही रहा होगा। भाई आप कोई भी खर्चा इसलिए करते हो कि आपको फायदा मिल रहा है। मैं आज अगर 1 रुपया खर्च करूंगा तो मेरा इंटेंशन उसके पीछे तबरेज को फायदा देने का नहीं होगा, मेरे को खुद को फायदा देने का होगा। भाई मैं अपने आप को बेनिफिट दूंगा या आपको बेनिफिट देने के लिए खर्चा करूंगा। प्राइमरी इंटेंशन होती है मैं खुद को बेनिफिट देने के लिए खर्चा करता हूं, राइट। तो गवर्नमेंट कहती है देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे आप अगर खर्च करते हो, पैसा देते हो वहां पे, तो हम आपको वो पर्टिकुलर एक्सपेंस आपकी ग्रोस टोटल इनकम से अलाउ कर देंगे एज डिडक्शन। ठीक है, तो जो आपको डिडक्शन के चैप्टर पे बातचीत करनी है ना, मैंने जिसको अंडर चैप्टर 6A लिखा, तो इसके अंदर जो सेक्शंस हमारे कवर हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं? हेलो 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 हेलो, आ रही है क्या? हाँ, तो इसके अंदर हमारे जो चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, भाई जो सॉरी सेक्शंस कवर हो रहे हैं वो 80C से 80U तक हो रहे हैं। जब आप इनको माइनस करते हो तो फाइनली आप किस पे पहुंचते हो? फाइनली आप टोटल इनकम पे पहुंचते हो, और आप इस टोटल इनकम पे क्या लगाते हो? रेट ऑफ टैक्स लगाते हो। रेट ऑफ टैक्स लगाने के बाद आपको क्या मिलता है? टैक्स लायबिलिटी मिलता है, और फाइनली ये जो टैक्स लायबिलिटी है इसकी आप क्या करते हो? पेमेंट करते हो। सही है, ये कहानी इस तरीके से चलती है। तो एक्चुअल में पिक्चर है अब आज ये वाला, ये जो ये डिडक्शंस हैं अंडर चैप्टर 6A, इनको लेने के रूल्स क्या हैं और कब हमें ये डिडक्शंस अलाउ करी जाती हैं, किन सिचुएशंस में हमें डिडक्शंस अलाउ करी जाती हैं। लास्ट क्लास में जब मैं इस पे थोड़ा डिस्कशन कर रहा था, 5-7 मिनट हमारी बात हुई थी, तो मैंने आपको ये कहा था कि ये डिडक्शंस एक्चुअली क्या कही जाती हैं? जनरल डिडक्शंस कही जाती हैं। ठीक है,
क्योंकि स्पेशल डिडक्शन तो हेड स्पेसिफिक होती है, राइट। जो स्पेशली हम बात करते हैं तो वो डिडक्शंस कैसी होती है, वो हेड स्पेसिफिक होती है, और हेड स्पेसिफिक जो भी डिडक्शंस हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी कि हमने जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा तो उसमें हेड स्पेसिफिक डिडक्शन थी, पीजीबीपी पढ़ा उसमें हेड स्पेसिफिक थी, कैपिटल गेन्स पढ़ा तो उसमें भी हेड स्पेसिफिक डिडक्शन थी, सैलरी हेड जब आप पढ़ोगे मेरे साथ तो वहां पे भी एक हेड स्पेसिफिक डिडक्शन आएगी अंडर सेक्शन 16। और जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पढ़ते हैं, आधे घंटे का टॉपिक है ये, इसके अंदर हम अंडर सेक्शन 57 डिडक्शन पढ़ते हैं। डन। तो इस तरीके से हम लोग चलते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई, बताओ जल्दी से, आई बात समझ में। सो कुल मिला के आज हम ये डिडक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं ये जो डिडक्शंस फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम है, मैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो आप मेरे साथ ये हेडिंग ड्रॉ कर लीजिएगा, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम, और उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करिएगा, और फिर हम उसका डिवीजन करते हैं, लॉजिकली समझते हैं क्या है कैसे है, और फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, डलवाया हुआ है क्या? तो ठीक है, मुझे एक बार थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड एक बार प्रिपेयर करने दो। हाँ अच्छा ठीक है, वो करवा रखा है, ठीक है ठीक है। थोड़ी सी नोटिंग मैं अपने लिए कर लेता हूं फिर, तो जिन लोगों ने जैसे पहले छोड़ा हुआ है ना तो उनको थोड़ा सा बैकअप हो जाएगा, 5 मिनट लगेगी, ठीक है। और आपको उस स्पेस कहीं पे मिले और आपको लगे कि ये कुछ नई बात है तो आपको लिखना है, चाहिए तो लिख लीजिएगा, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई। जीटीआई बोले तो ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मुझे पढ़ाने हैं इसमें ना आपको, उसके बाद हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। सो ये हम डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया होगा फिर आपको। एक है एक्सपेंस बेस्ड डिडक्शन, एक पार्ट है एक्सपेंस बेस्ड डिडक्शन, और एक है इनकम बेस्ड डिडक्शन। और एक तीसरा भी बोला होगा, तीसरा क्या था? इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन। तो आप मुझे एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस बता सकते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट पे, अच्छा, कुछ और, कुछ और आप बोलना चाहेंगे? जैसे कि मुझे सुनने में आ रहा है हल्का हल्का, पूरी तरह से साफ साफ नहीं सुना। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में हमें रिटर्न मिलते हैं, ऐसा कुछ मुझे सुनने में आया है। कुछ और आप बोलेंगे? एनी वन ऑफ यू कुछ और कहेंगे आप? इन्वेस्टमेंट्स बेस्ड डिडक्शन और एक्सपेंस बेस्ड डिडक्शन में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या ऐसा फर्क है कि आप इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस को बाइफरकेट करना? सॉरी, दिमाग बहुत लगाता है यार तू, कब लगाया कर यार। हाँ भाई कोमल, क्या मतलब है एक्सपेंस का? मैं मतलब बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूं आपसे यार, कॉमर्स के बच्चों से मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने वो सवाल पूछा जो बचपन से पढ़ रहे हो आप। एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? आपने मुझे, पावनी ने मुझे कहा सर इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल जाती है। मैं रिटर्न के एस्पेक्ट से बात नहीं कर रहा हूं, मैं खर्च रहा हूं ना पैसा, तो कब तो मैं उसे एक्सपेंस कह दूंगा और कब मैं उसे इन्वेस्टमेंट कह दूंगा। हाँ बता, कुछ बोल रही थी बीच में। हम्म, घूम फिर के वहीं आएगी ये। हम्म,
और कोई? हाँ, इज इट? बढ़िया। श्वेता? कह रही है सेम। किसके वाला? इसका? हाँ, क्या? ठीक है ना यार, क्या हो गया? 24 घंटे सेवा में तत्पर रहता है तुम्हारी, पता नहीं है तुम्हें ये बात? ठीक है, यस। 12 घंटे की सैलरी मिलती है और 24 घंटे काम पे रहता है, पता है तुम्हें ये बात? और जब जिस दिन रिजल्ट आएगा ना तुम्हारा, उस दिन तुम लोग इन लोगों को थैंक यू मैसेज भी नहीं भेजते हो, पता है आपको? जबकि इनके बिना हम यहां नहीं आ सकते क्लास में, है? समझ गए कि नहीं? हाँ, माई परस्पेक्टिव इज गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। चलो, तो हम वापस लौटते हैं अपने, वापस लौटते हैं। किसने जमाया है वहां पे? तूने जमाया इसको? तो बैग में रखना इसे अपने, है? क्लासरूम क्या कूड़ेदान है क्या? अरे, अजीब आदमी है यार तू। तेरा इलाज भी करवाना पड़ेगा सुजीत सर से, मेरे को लग रहा है। सलीम का तो हो गया कल। है? अब ये दोबारा चार्जर नहीं लगाएगा कल अपनी क्लास में। क्या बोल रहे थे, तुम्हारा घर है क्या ये? जो बोल रहे थे। चलो बढ़िया है, सुनो। ओ, सुनो, एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट का बेसिक फर्क ये है, ये तुम्हें सबको पता है, एक्चुअल में तुम्हें याद नहीं आती चीजें ना, टाइम पे चीजें याद नहीं आती तो फिर गड़बड़ हो जाता है। सुनो, expense based deduction means where you will spend some amount and amount spended has been lost। खत्म हो गया, ठीक है? तुमने खर्चा किया, खर्चा करा, खर्चा करने के बाद वो जो पैसा तुमने वहां खर्च किया वो लॉस्ट हो गया। यानी कि अगर तुम्हें वो पर्टिकुलर बेनिफिट दोबारा चाहिए तो दोबारा खर्चा करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस कराता हूं और इंश्योरेंस का प्रीमियम देता हूं, तो एग्जैक्ट आफ्टर अ ईयर, जस्ट 1 साल बाद, वो प्रीमियम का टेन्योर खत्म, इंश्योरेंस का टेन्योर खत्म। तो अगर मेरे को दोबारा से वो बेनिफिट चाहिए तो मुझे दोबारा से इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, वापस से प्रीमियम देना पड़ेगा, तो उसे कहा जाता है एक्सपेंस्ड। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट में तुम जो पैसा खर्च रहे हो वो एक्चुअली खर्च हो नहीं रहा है, वो सिर्फ आपके पास से जा रहा है, खर्चा नहीं हुआ है। वो जहां रखा गया है वहां वो एज इट इज रखा हुआ है, और जो तुमने एज प्रिंसिपल वहां डाला है वो तुम्हें वापस मिलेगा। एज प्रिंसिपल तुमने वहां पे जो पैसा दिया है वो पैसा अपनी वैल्यू लूज करके नहीं, अपनी वैल्यू को एप्रिशिएट करके वापस मिलेगा। तो कुछ बच्चों ने इन्वेस्टमेंट के बारे में मेरे को बोला कि सर जो अपनी वैल्यू एप्रिशिएट कर जाता है,
10,000 रुपए आपने एक अकाउंट में डाला और वो 5 साल के बाद लेट सपोज 12,000 रुपए हो गया, तो इसे इन्वेस्टमेंट बोला गया। तो डिडक्शंस, एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट एक साथ भी लिख सकता था मैं, और मैं इसे अलग अलग भी लिख सकता था। ठीक है, जब मैं इन्वेस्टमेंट साइड जाऊंगा तो मैं वहां पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट्स की बात करूंगा, एक्सपेंस साइड जाऊंगा तो मैं वहां पे पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ दूंगा और एक्सपेंस की बात करूंगा। व्हेन इट्स कम टू इनकम बेस्ड, तो व्हाट इज इनकम बेस्ड डिडक्शन? अब आपको ये अजीब लगेगा सुन के, क्योंकि एक्सपेंस के साथ डिडक्शन वर्ड को लगाना, सुनना और समझना लॉजिकली साउंड भी है और अच्छा भी लगता है। कोई चीज मेरे पास से खर्च हुई और मुझे गवर्नमेंट ने डिडक्शन दे दिया, प्रैक्टिकली साउंड है। बट गवर्नमेंट कह रही है तुमने इनकम कमाई, तुमने एक इनकम कमाई और हम तुम्हारी उस इनकम में से तुम्हें कुछ डिडक्शन दे देंगे। इनकम है और वो डिडक्शन आपको क्लेम कर ले, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो उस इनकम में से। तो डिडक्शन के साथ इनकम का होना थोड़ा अजीब लगता है। डिडक्शन के साथ तो एग्जम्पशन होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? एग्जम्पशन। तो गवर्नमेंट कुछ एक आध जगह पे इनकम वर्ड के साथ एग्जम्पशन वर्ड यूज नहीं कर रही है, वो उसके साथ डिडक्शन को अटैच करके चल रही है। यानी कि whenever I am saying that you will be allowed deduction from the particular income, in that case that deduction shall be either from a specific head or from GTI. So you need to list out the incomes where deduction shall be allowed from GTI. कुछ स्पेसिफिक इनकम आपको ढूंढनी पड़ेंगी, उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी और उनको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। हर्ष, मन को समझाना पड़ेगा कि ये वो इनकम है जिनसे मुझे डिडक्शन भी मिल सकती है। सर ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, कुछ इनकम जिन पे एग्जम्पशन भी मिलती हो और डिडक्शन भी मिलती हो? ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनकम बेस्ड का जो कॉलम है उसको भरते हैं। तो वो कौन सी इनकम है जिन पे मुझे जीटीआई से डिडक्शन मिलेगी? तो जीटीआई से डिडक्शन मिलेगी, इसका मतलब वो इनकम जीटीआई में इंक्लूड होनी चाहिए। कोमल, कोई भी इनकम जीटीआई में इंक्लूड कैसे हो सकती है? कोई नहीं बोलेगा बीच में। कोई भी इनकम जीटीआई में इंक्लूड कैसे हो सकती है? किसी पर्टिकुलर हेड में गई हो वो तब जीटीआई में आ सकती है। इट मींस वो इनकम पहले ग्रोसली हेड में गई होगी, तो या तो हेड में से स्पेसिफिक डिडक्शन मिल गई, उसकी बात हम कर नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं जनरल डिडक्शन की। जनरल का मतलब सबके लिए। जनरल डिडक्शन क्या है? जनरल का मतलब क्या है? सबके लिए। अब वो जीटीआई में तो इंक्लूडेड है, अब हम उसमें से डिडक्शन देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जीटीआई में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड थी। अब हम एक पर्टिकुलर सेक्शन लिख के उसको जीटीआई से क्या करेंगे? बाहर करेंगे। तो ऐसी इनकम है इंटरेस्ट इनकम। पहली इनकम आती है कौन सी? इंटरेस्ट इनकम। अब इंटरेस्ट कई तरह के, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, हाँ या ना? और एक आता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। क्या आता है? नाउ डिपॉजिट्स कैन बी ईदर ऑफ द, अलग अलग तरह के। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डिपॉजिट्स जो तुमने कहा किए हैं किसी बैंक में, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, किसी पोस्ट ऑफिस में, हाँ या ना? अरे बोलो। तो इनकम बेस्ड डिडक्शन में पहली डिडक्शन आती है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। ठीक है, कौन से डिपॉजिट्स? तो मैं इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट नहीं बोल सकता, क्योंकि सिर्फ बैंक डिपॉजिट की बात नहीं हो रही है, डिपॉजिट विद कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी बात हो रही है, डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस की भी बात हो रही है, हाँ या ना? एंड डिपॉजिट विद एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी बात हो रही है।
तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कौन से एलिजिबल डिपॉजिट्स हैं जिनमें से डिडक्शन मिलती है। ठीक है, तो पहला नंबर आता है किसका? पहला नंबर आता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स किसके साथ? विद सर्टेन एंटिटीज। हेलो, बोर्ड पे ध्यान दो। These certain entities are specified under section 80 TTA 80 TTB। ठीक है, सुनो सुनो एक और बात। Let's suppose you have an interest on deposits of rupees 10,000। इसमें से मान लो एक पार्ट एग्जेम्प्ट था और वो एग्जेम्प्ट पार्ट था 3500 रुपए, और डिडक्शन भी मिल सकती थी इस डिपॉजिट से, फ्लैट डिडक्शन ऑफ रुपीज 10,000। अक्षरा, पहले एग्जेम्पशन दोगे कि डिडक्शन दोगे? पहला नंबर किसका? इसका कि इसका, या इसका दूसरा नंबर, इसका पहला नंबर? सोच के जवाब दो आराम से। पहले एग्जेम्प्ट करोगे या पहले डिडक्शन दोगे? एग्जेम्प्ट। अरे बोलना तो जोर से बोलना, घबरा क्यों रही है? एग्जेम्प्ट करोगे, क्यों? वाई? एग्जेम्प्ट करेंगे क्यों? क्योंकि एग्जेम्पशन इज दैट पार्ट ऑफ टोटल इनकम विच शैल नॉट बी कंसीडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग ग्रोस टोटल इनकम। डिडक्शन आप जो बात कर रहे हो वो मिलती है जीटीआई से, और जीटीआई में एग्जेम्प्ट इनकम इंक्लूड हो नहीं सकती, इसलिए एग्जेम्पशन पहले देंगे। फिर जो बचेगा, मान लो 3500 रुपए हमने माइनस कर दिया तो 7,500 बचा, 6,500 बचा। 6,500 को कंसर्न्ड हेड में लेके जाएंगे। सैलरी में टैक्स होता नहीं है, एचपी में टैक्स होता नहीं है, बिजनेस में टैक्स होता नहीं है, कैपिटल गेन है नहीं, तो अदर सोर्सेज में जाएगा। अदर सोर्सेज में ऐड करेंगे और नीचे आके जब जीटीआई में से डिडक्शन माइनस करेंगे तो सेक्शन, रेलेवेंट सेक्शन अप्लाई करेंगे। डिपॉजिट्स पे रेलेवेंट सेक्शन में से दो सेक्शन आते हैं, एक आता है टीटीए, एक आता है टीटीबी। वो हम देखेंगे कब टीटीए लगेगा कब टीटीबी लगेगा, और उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे जितनी वहां पे लिखी होगी। क्या आपकी डिडक्शन आपकी जीटीआई से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती कभी भी। आपकी मैक्सिमम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कितनी हो सकती है? जीटीआई तक की हो सकती है। डन? अरे बोलो। अच्छा जी, आगे बढ़े। यहां तक की बात समझ आ गई क्या अपने को? पक्की बात है? हाँ, आगे बढ़े। हाँ सर, डू वन थिंग और बताओ। और कौन सी इनकम हो सकती है जो अलाउड है एज डिडक्शन? तो और इनकम्स जो है वो अलाउड है। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। कहां से आएगी? रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम। अब रॉयल्टी आपको आ सकती है दो तरीके से, या तो आ सकती है किताबें लिखने से, और या आ सकती है कोई पेटेंट या ट्रेडमार्क आपके नाम पे हो तो आपको रॉयल्टी आ सकती है। ठीक है। और तीसरा नंबर है, यहीं पे थर्ड पॉइंट है, इनकम
फ्रॉम यूनिट्स, बोले तो बिजनेस, established in special economic zones, special economic zones। तो मुझे एक बात बताओ, एक बिजनेस की इनकम किसे बोलते हैं हम? प्रॉफिट्स को, बोलो, प्रॉफिट्स को बोलते हैं। और वो प्रॉफिट्स को अगर मैं कहूं कि भाई डिडक्शन मिलेगी प्रॉफिट्स की, आप प्रॉफिट को डिडक्ट कर सकते हो। देखिए है क्या, ये है तो एग्जेम्पशन, जो मैं यहां तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये है तो एग्जेम्पशन, लेकिन दिखता किसके जैसा है, इसलिए इसको डिडक्शन में पढ़ाया जाता है। क्या है ये? एग्जेम्पशन है। ठीक है, इसका सेक्शन भी एग्जेम्पशन के जैसा ही है, 10AA। ठीक है, बट ये दिखता कैसा है? दिखता ही डिडक्शन के जैसा है। तो इसको पढ़ते भी अपन कहां पे हैं? डिडक्शन में पढ़ लेते हैं, राइट। तो ये तीन हो गए इनकम बेस्ड। व्हाट अबाउट एक्सपेंस बेस्ड? खर्चे, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पे बेस्ड डिडक्शंस क्या क्या हो सकती है? आ जाइए, एक्सपेंस बेस्ड पे डिडक्शन क्या क्या हो सकती है, जरा सुनो। डिडक्शन जो कि एक्सपेंस बेस्ड है, वो मुझे कैसे दी जाएगी, जरा सुनना ध्यान से एक बार। पहले मुझे ये बताओ, मैं एक आम आदमी के खर्चों की बात करता हूं, तो उसके खर्चे क्या क्या हो सकते हैं? एक तो उसका डेली बेसिस का खर्चा हो सकता है, बोलो हाँ या ना। खाने पीने का, गवर्नमेंट कहती है देखिए यार, खाने पीने का तो हर आदमी अपना जुगाड़ कर ही लेता है, तो खाने पीने पे कुछ खर्च हुआ, उसकी डिडक्शन देना लेजिटिमेट नहीं है लॉ में। और कोई खर्चा बताओ जो आपको तंग करता हो या परेशान करता हो। आपको इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है कि मैं कौन से खर्चे करता हूं, मैं तो अनगिनत खर्चे करता हूं, लेकिन गवर्नमेंट को मेरे कौन से खर्चे ऐसे लगते हैं कि उनके यहां उनको लेजिटिमेट माना जाता है कि भाई चलो इसको डिडक्शन दे दो। तो पहला खर्चा जो गवर्नमेंट के हिसाब से लेजिटिमेट माना जाता है, वो माना जाता है एक्सपेंस ऑन मेडिकल एक्सपेंडिचर। अगर एक आदमी बीमार हो गया तो उसके मेडिकल एक्सपेंडिचर होंगे। सरकार कहती है यार मेडिकल एक्सपेंडिचर तो हम तेरे कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अगर तू प्रिकॉशन भी लेता है ना, और अपने दिमाग में एक बात सोच के चलता है कि अगर कभी फ्यूचर में ऐसा टाइम आया कि मैं बीमार हुआ, तो मुझे एक इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एक मेडिकल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा टायरिंग होते हैं। जरूरी तो नहीं है कि सभी के पास एक वेल्थ एक्यूमुलेट हो रखी हो और वो बीमार हो जाए और वो सारी वेल्थ वहां लगा दे, आया ना। तो एक स्पेसिफिक सेक्शन डाला गया इसके लिए कि आप क्या करो, आप अपनी जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है ना, हम उनको आपका खर्चा मानते हैं, लेकिन मेडिकल एक्सपेंडिचर में किस किस को हम कवर कर रहे हैं? आप अगर कोई हेल्थ पॉलिसी ले रहे हो, मेडिकल पॉलिसी ले रहे हो, हम उसको भी क्या मानते हैं आपका? हम एक्सपेंस मानते हैं। क्यों? कारण ये है कि अगर मेरे पास कोई पॉलिसी नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करा लूं। सरकारी अस्पताल की स्थिति आप सबको पता है, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। बिकॉज ऑफ दैट जिनका ऑपरेशन कब होना है, लेट सपोज मार्च में होना है, और वो इमीडिएट केस है, उसकी कोई जान पहचान भी नहीं है, उस आदमी का ऑपरेशन डेट मिलता है अगस्त में।
तो अगर वो एक सीवियर केस है तो उस बेचारे को कई बार तो ऐसा होता है कि उसको गुजरे हुए 3 महीने हो चुके होते हैं, तब हॉस्पिटल से लेटर आता है कि जी अब आप आ जाओ, ऑपरेशन कर देते हैं आपका। ये हालात है, मैं आपको बता देता हूं, ये सच बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा होता है कि हॉस्पिटल से बाद में 3 महीने बाद चिट्ठी आती है कि अब आ जाइए, अपॉइंटमेंट मिल गया। अरे पागल हो गए होगा यार, जब चाहिए था तब तो मिला नहीं। और ये बात गवर्नमेंट भी जानती है। अच्छा सोच के देखो, ये बात इंटरनेशनली लोगों को पता चले कि इंडिया की स्थिति ऐसी है तो कैसा लगेगा। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग क्या करें, लोग मेडिक्लेम पॉलिसी खरीद के रखें, ताकि फ्यूचर में कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए तो उन्हें सरकारी अस्पताल की चिट्ठी की जरूरत ना हो। एक आदमी सरकारी अस्पताल में इसलिए जाता है कि वहां इलाज सस्ता है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में इलाज बेटा बहुत महंगा है। महंगा नहीं है, बहुत महंगा है, ठीक है, तो बहुत महंगा है, तो वो वहां जाना नहीं चाहता, तो वो सरकारी अस्पताल में जाता है। वहां लोड बढ़ता है, वहां लोड बढ़ता है तो सरकार की पोल खुलती है। तो सरकार ने कहा यार तो चुपचाप एक मेडिक्लेम पॉलिसी ले ले, तेरा खर्चा हो रहा है ना। बोले हाँ जी मेरा एक्सपेंस हो रहा है। बोला चुपचाप ऐसा कर, उसकी मैं तेरे को डिडक्शन दे दूंगा, एक्सपेंस है ना तेरा, हाँ तू पॉलिसी ले, मैं तेरे को सेक्शन 80D में अलाउ कर देता हूं। और 80D सिर्फ एक सेक्शन नहीं है, इस पूरी सीरीज में मेरे 3 सेक्शंस और हैं। मतलब हेल्थ एंड वेलनेस पे, क्या बोला मैंने, हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है, उस पे मेरे 4 सेक्शंस मेरे लॉ में हैं, 80D, 80DD, DDB और 80U, ठीक है। और क्या बोला मैंने, 80D, सुनो सुनो सुनो, रट्टा मत मारो, सुनो, देखो D, उसके बाद DD और एक है DDB, तेरा कितने हैं, 4, लिख लूं। और ये चारों सेक्शन किस पे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस पे, ठीक है। तो 80D हो गया, 80D के बाद कौन है, 80DD है, 80DDB है और 80U है। ये कुल मिला के 4 सेक्शन हेल्थ एंड वेलनेस के लिए लिखे गए हैं, जहां पे मेरे मेडिकल एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। तो वेन एवर यू विल रिवाइज दिस चैप्टर, तो आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को उठाओ और रिवाइज कर लो, ठीक है। ओके, यू डोंट नीड टू रिवाइज द होल चैप्टर। एक ग्रुप उठाया, रिवाइज करा, अगले दिन एक ग्रुप उठाया, उसे रिवाइज करा, अगले दिन एक ग्रुप उठाया, उसे रिवाइज करा, 4 दिन में 4 ग्रुप, चारों रिवाइज, ऐसे होता है ये चैप्टर। ऑन द अदर एंड स्मार्ट वर्क करने वाला बच्चा चार्ट बनाएगा, सारा का सारा उठाएगा, एक साथ पढ़ेगा, सब खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में, कुछ नहीं पता चलेगा किसको कहां डालना है, क्या करना है, ठीक है। और ये स्थिति पेपर तक बनी रहेगी। सो बेटर क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप उठाइए और उसको रिवाइज करिए। रिवीजन का तरीका यही है, ठीक है। हाँ जी सर, नेक्स्ट देखें, मेडिकल एक्सपेंडिचर हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, अगला खर्चा। अगला खर्चा होता है हाउसिंग पे, मकान। जब कोई आदमी मकान बनाता है ना बेटा, तो उस पे बहुत खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। तो उधर क्या है, मकान से रिलेटेड कहानी सेक्शन 24B में ऑलरेडी सुनाई गई है हमें, एचपी के अंदर। सेक्शन 24 क्लॉज बी मेरे को इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन अलाउ करता है, सब्जेक्ट टू सम लिमिट्स एंड कंडीशन। तो इफ इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, इफ इट इज अ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, लेट मी क्लियर, इफ दैट प्रॉपर्टी इज लेट आउट तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सारा पैसा अलाउ हो जाता है। लेकिन इफ इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी तो देयर इज अ लिमिट, 2 लाख का, और जनरल लिमिट है 30,000 का। हाँ है ना, एचपी जिन्होंने पढ़ा उनको पता है। अब गवर्नमेंट ने कहा यार इतने से काम नहीं चलता, लेट्स डू वन थिंग, एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दो। अच्छा, इफ यू आर गोइंग अंडर न्यू स्कीम 115 PAC तो भूल जाओ, मिलेगा ही नहीं आपको। बट इन्होंने कहा, जब ये स्कीम आई नहीं थी उसके पहले ये सेक्शंस थे, तो इन्होंने कहा यार हाउसिंग लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट जाता है ना, लोगों को थोड़ा उस तरफ भी रिलीफ मिलना चाहिए।
तो अनदर सेक्शन इज इंटरेस्ट ऑन, मैं यहां पे वर्ड ही यूज करूंगा, हाउसिंग लोन्स। ठीक है, इससे एक तीर से दो तीन निशाने लग रहे हैं, ध्यान रखना। जैसे ऊपर एक तीर से दो निशाने, अपनी खुद की इज्जत बचाई और सामने वाले को प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ मूव कराया। एक तीर से दो निशाने। सेम नीचे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन मिलेगा। लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगा, सुन के बहुत अच्छा लगा, और सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ आंख मार दी कि चल तू चालू हो जा, हमने लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर दे दी है, तू रेडी हो जा, तेरे जो सिस्टम है ना बिकना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, इधर सेक्शन आएगा सेक्शन 80 डबल ई और 80 डबल ई ए। ठीक है, फिर गवर्नमेंट आई तीसरे नंबर पे, इंटरेस्ट ऑन लोन। खर्चा है किस पे? फॉर परचेजिंग। इंडिया में नया कॉन्सेप्ट आया ई व्हीकल का। ई व्हीकल का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि पेट्रोलियम के दाम डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को लोग बेइज्जत कर रहे हैं। तो गडकरी जी ने कॉन्सेप्ट निकाला कि भाई क्यों ना बिजली पे चलने वाले वाहन बनाए जाएं, तो उससे पेट्रोल की बचत होगी, एक तरफ से पेट्रोल की डिमांड कट होगी। डिमांड कट होगी, सप्लाई मेंटेन रहेगी, तो प्राइस कंट्रोल में रहेगा। दीज आर द लॉजिक्स। तो दैट्स वाई आप क्या करिए, आप ई व्हीकल को खरीदिए। अब ई व्हीकल को खरीदो तो लोगों को ई व्हीकल खरीदना है तो भैया महंगा पड़ता है, तो गडकरी जी बोले लोन ले लो। लोन ले लोगे तो भैया ब्याज कौन भरेगा उसका? जितने का पेट्रोल जलाऊंगा उतने का ब्याज भर दूंगा, महीने में जितने का पेट्रोल जलेगा उतने का तो ब्याज भरूंगा। तो इन्होंने कहा ये प्रॉब्लम हम खत्म कर देते हैं आपकी। इंटरेस्ट ऑन लोन जो तुमने ई व्हीकल को परचेज करने के लिए लिया था, हम उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 80 डबल ई बी में अलाउ कर देंगे। इससे दोनों का फायदा, खरीदने वाले का भी, बेचने वाले का भी, और सरकार का तो मोटा फायदा है ही इसमें। बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। एक मिडिल क्लास आदमी सपना देखता है भाई मेरा बच्चा पढ़ लिख के कामयाब बने। पढ़ाई लिखाई आज के टाइम में सस्ती है नहीं, तो बैंक के पास जाता है, बैंक उसे लोन तो देता है लेकिन उस लोन पे ब्याज भी लेता है। अब वो ब्याज जो उस पे मिलता है, एजुकेशन लोन पे जो ब्याज जाता है, वो कह रहे हैं जी हम उसकी भी डिडक्शन आपको देने को तैयार है, आप बच्चे को लोन पे पैसा लेके पढ़ाओ। ठीक है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो सरकार कहती है कि देखो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त मिलती है हमारे देश में, और 12वीं तक के ऊपर तुम लोन ले लो, और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दोगे हम उसमें आपके सहायक बनेंगे, डिडक्ट कर लेना अपनी जीटीआई से। बढ़िया है, अच्छा लगता है दिखने में। अरे बोलो, तो सेक्शन आ गया 80, सेक्शन 80 ई, 80 ई। ठीक है, अरे बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अगला, अगला है रेंटल एक्सपेंसेस। रेंट पे खर्चा होता है, अरे होता है कि नहीं होता है? तो अगर आप जॉब में होते हो तो एम्प्लॉयर बियर कर लेता है, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रेंट पे रहते हो, तो कोई एम्प्लॉयर है ही नहीं, हम तो अपने एम्प्लॉयर खुद हैं। तो यहां थोड़ी पार्शियलिटी करती थी गवर्नमेंट पहले, तो इस पार्शियलिटी को रिमूव करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी रेंटल एक्सपेंस का जो खर्चा हुआ है उसका डिडक्शन मिल जाए,
तो हमने जीटीआई से एक डिडक्शन अलाउ किया, सेक्शन 80 जी, ठीक है। 80 एक्चुअली डबल जी करने ना इसको, एक जी नहीं है, दो जी है, 80 जी जी, ठीक है। अरे बोलो, डन डन सर। खर्चे देखना कौन से आ गए, हाउसिंग लोन, मेडिकल, ई व्हीकल की परचेज, परचेजिंग ऑफ ई व्हीकल नहीं लिखा गया मैंने, फिर आ गया हायर एजुकेशन, फिर आ गए रेंटल एक्सपेंस। डन, बन गए ना। नाउ वी आर मूविंग टू इन्वेस्टमेंट बेस्ड। आप इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको डिडक्शन अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो पहला सेक्शन क्या है, 80C, ठीक है। इसके अंदर आपको हमने रास्ते बता दिए पैसा इन्वेस्ट करने के। आप अपना पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर दो और हमारे से आके उस पर्टिकुलर पैसे का डिडक्शन ले जाओ। आप जब इस सेक्शन को पढ़ोगे तो यू विल सी सर, इसके अंदर तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली अपना फायदा भी किया और हमारा फायदा भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 80JJA, मजेदार सेक्शन। ये सेक्शन अलाउड होता है सिर्फ और सिर्फ किसको, बिजनेसेस को। बिजनेसेस को कहा जाता है, देखो भाई ऐसा है, तुम लोग ना नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, तो सब नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आएगी। बोले तुम जनरेट करो नया एम्प्लॉयमेंट, अगर 100 रुपए की कॉस्ट पड़ती है ना तो 30 रुपए हम बेयर कर लेंगे लगातार 3 साल तक। तो प्रैक्टिकली 80JJA स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। किसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि स्टार्टअप क्या होता है ना, अर्ली स्टेज में खर्चे बियर नहीं कर पाते ज्यादा, तो गवर्नमेंट ने कहा यार कोई बात नहीं, स्टार्टअप शुरू करो। हम एक सेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें आपकी इंप्लॉय कॉस्ट जो है ना उसका 30% हम एनुअली आपको डिडक्शन दे देंगे। तो 80JJA हो गया। अच्छा, कुछ लोगों को आदत होती है चैरिटी करने की, है ना, मौका ढूंढते हैं, बोलो दान देने का। अभी दान देना सही है कि गलत है, प्रमोट करना चाहिए कि डिमोट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए अच्छी चीज है दान देना, है ना। तो उसके बाद हमारे सेक्शंस आ जाते हैं कुछ, लिख लीजिए आप, डोनेशंस फॉर, या आप सिंपल सिंपल ऐसे लिखिए, डिडक्शन फॉर डोनेशन लिख लो, सेक्शन डाल दो 80G/80GGA, बेटा एक मिनट, हाँ जी, ऑब्लिक GGA GGB और GGC, ये सेक्शंस आ गए यहां पे, ठीक है। काउंटिंग करें, अरे काउंटिंग करें क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो गया था, 17 18 19 20, कुछ रह गया, बस हो गया। और इसको गवर्नमेंट ने काउंट करा एक सेक्शन। यस, काउंटिंग तो 80 की होती है ना, बस 298 सेक्शन में एक सेक्शन ही तो काउंट होता है, 80 नहीं समझे, सेक्शन है कितने,
आपके सामने अभी मैंने वो बताया, मैंने आपको सिर्फ अभी 20% लिखे हैं, 80% लिखे ही नहीं है मैंने यहां पे। 80% नहीं पढ़ने इंटर में। हाँ, ये 20% है, 20-25% है ये। और ये वो है जो छोटे मोटे आम सेक्शंस है, कुछ खास भी हैं, ठीक है। तो वेन एवर स्टूडेंट सेज यार साला सब हो गया, टैक्स नहीं हो रहा यार, तो उसका फाइनल का क्या हालत होगी जरा सोचना एक बार। वेन ही से यार इट इज अ वेरी वास्ट, कुछ वास्ट नहीं है ये तो उसका 1/3 भी नहीं है, वो 1/3 भी नहीं है उसका वहां आगे वाले का, ठीक है। और फिर वो 7 ओशन ऑफ दिस वर्ल्ड में 7 मोती निकालने को बोलेगा आपको, 7 क्वेश्चन देता है, कहता जा सॉल्व करके आ। ये फाइनल के पेपर में डायरेक्ट टेक्स्ट लॉ के अंदर वो आपको कहता है 7 ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, 7 मोती फेंक देगा, बोले निकाल के ला। तो किस लेवल पे आपको हाइट पे जाके पढ़ाई करनी होती है, ऐसे सी बनता है। तो सिलेबस कितना वास्ट है हमारा, ऐसे समझो आप। वेन एवर स्टूडेंट काउंट्स, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो सीए फाइनल लेवल पे अपन देखते हैं क्या क्या कर लिया हमने, बस क्या क्या रहेगा उसे छोड़ो, आता क्या क्या है, तो ये लेवल है। चलो बन गया ना ये। तो ये कुछ थोड़े से सेक्शंस हमें पढ़ने हैं, स्टार्ट करें फटाफट से। सो मैं मूव करूंगा सबसे पहले इनकम बेस्ड वाले सेक्शन की तरफ, उसको जल्दी जल्दी निपटा लेंगे हम लोग। आ जाओ, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वाले सेक्शन पे, सेक्शन 10AA। ओ सुनो, बात नहीं रही, units established under SEZ। SEZ आर द एरिया जिसको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहां पे आपको स्पेशल इकोनॉमिक एक्टिविटी करने पे गवर्नमेंट आपको प्रमोट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? प्रमोट करती है। ओके, क्या करती है बेटा? प्रमोट करती है कि भाई आप ये स्पेशल एक्टिविटी करो और हम आपको प्रमोट करेंगे, करो। आप कौन रोक रहा है आपको? तो एक बार पहले ये समझते हैं एसईजेड क्या होता है ना, फिर एसईजेड की यूनिट का काम मेरे को समझ में आ जाएगा, तो इनका डिडक्शन देने का या एग्जिम्पशन देने का पर्पस भी समझ में आ जाएगा। तो 10AA क्या कहता है, सुनना। 10AA कहता है कि देखिए क्या है ना, हमारे इंडिया में ये एक जगह है जिसको हम नाम दे देते हैं एसईजेड का। इस एसईजेड के अंदर जो भी यूनिट होगी, ये एक यूनिट है। अब ये यूनिट मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, ट्रेडिंग भी हो सकती है, और सर्विस सेक्टर की यूनिट भी हो सकती है, कोई भी यूनिट हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। बट इस यूनिट का स्पेशल काम क्या है? इस यूनिट का स्पेशल काम है एक्सपोर्ट करना। क्या काम है इसका? एक्सपोर्ट करना। ये इस यूनिट का स्पेसिफिक टास्क है कि भाई आप क्या करो? एक्सपोर्ट करो। डन। अब आप जब एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट करने से क्या होगा? फॉरेक्स इंडिया में आएगा, पैसा आपको किस में आएगा? फॉरेन करेंसी में आएगा। बोलो, तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होंगे? मजबूत होंगे। बोलो, तो हमारा जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर इमेज है वो अच्छा होगा। तो कुल मिला के ये लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिलर का काम कर रहे हैं। तो जो आदमी इस तरह का सोच रखता है कि वो एसईजेड की अंदर एक यूनिट लगाना चाहता है, और इनका जनरली आप ऐसे समझ लो कि इनका 80% माल जो जाता है वो कहां जाता है? एक्सपोर्ट में जाता है, और 20% लेट सपोज ये डीटीए में भी सेल करते हैं, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर भी। तो हम इनको एक्सपोर्ट का जो टर्नओवर है
उससे जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है, प्रॉफिट की मदर क्या होती है? टर्नओवर। मदर ऑफ प्रॉफिट इज टर्नओवर। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर से जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट जनरेट हुआ है ना, हम उस एक्सपोर्ट प्रॉफिट को 15 साल तक, 15 इयर्स तक नॉर्मली टैक्स नहीं करेंगे। पहले 5 साल के ब्लॉक में हम उसे पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट कर देंगे, नथिंग शेल बी टैक्सेबल। 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट डिडक्शन दे देंगे। प्रॉफिट हुआ है 10AA में डिडक्शन ले लेना। नेक्स्ट 5 इयर्स में, ये है फर्स्ट 5 ईयर, ध्यान देना बेटा, फर्स्ट 5 इयर्स, देन आता है नेक्स्ट 5 इयर्स। हम आपके प्रॉफिट का 50% पोर्शन ही टैक्स करेंगे और 50% को क्या कर देंगे? एग्जेम्प्ट। मान लीजिए आपको फर्स्ट 5 ईयर में 200 करोड़ हुआ, पूरा 200 करोड़ माफ, यहां 100 करोड़ हुआ, या मान लो यहां पे 500 करोड़ हुआ, ऐसे मान लो, बढ़ाते हैं प्रॉफिट को, घटाते नहीं है, तो 250 करोड़ माफ। और अगले 5 साल में, नेक्स्ट 5 इयर्स में भी 50% आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट, और 50% पे टैक्स लगेगा। लेकिन ये जो लास्ट 5 इयर्स हैं, ये लास्ट 5 इयर्स में हम आपके ऊपर एक कंडीशन इंपोज कर देंगे, और वो कंडीशन होगी कि आप अपने उस प्रॉफिट को, लास्ट 5 ईयर के 50% प्रॉफिट को, जिसका तुम 10AA में डिडक्शन ले रहे हो, उसको इन्वेस्ट कर देना SEZ के अंदर ही। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये 15 साल धंधा करने के बाद यहां से भाग जाएगा, क्योंकि 16वें साल में तो इसको नॉर्मली टैक्स करेंगे हम। तो इसलिए इसको खूंटे से बांधा जा रहा है कि तू भागेगा नहीं। तो इसको बोला जा रहा है कि तेरे को वो पैसा यहीं इन्वेस्ट करना है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग्स में, सो दैट तू भाग ना सके। किसी आदमी का इन्वेस्टमेंट हो गया तो भाग सकता है क्या? उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो जा ही नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इससे वो पैसा री इन्वेस्टमेंट रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करवाया जाता है, और री इन्वेस्टमेंट रिजर्व से वो पैसा कहां भिजवाया जाता है? वो भिजवाया जाता है इन्वेस्टमेंट में। और यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट लगती है। यानी कि तुमने कह दिया, हमने सुन लिया से बात नहीं बनेगी। तुमने जो कहा वो हम आपसे सुनना नहीं चाहते, सुनना चाहते हम सीए साहब से, कि बताओ सीए साहब, ये कह रहा है इसने 50% पैसा री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में डाला है, क्या आप इस बात को सत्यापित करते हो? अब सीए साहब इसको सत्यापित करेंगे। जिम्मेदारी किसकी है? सीए साहब की जिम्मेदारी है। आप इसको बताओ कि ये इसने करा है कि नहीं करा है, आपको पता है क्या? आपकी नॉलेज में है क्या? तो ना उस बंदे को सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और सीए कभी भी सर्टिफिकेट बिना प्रूफ के नहीं देता, क्योंकि कौन मारा जाएगा अल्टीमेटली? वो मारा जाएगा भाई। गॉट इट? गॉट इट? तो दैट्स इट, यही सेक्शन था आपका। पढ़ा देता हूं आपको नोट्स में से, ठीक है? किसके पास नहीं आए? किसके पास नहीं आए? नहीं, क्यों आने हैं नोट्स आपके पास? मेरे को समझ नहीं आया। मतलब क्या मैंने ऐसा कहा कि आपको नोट्स आएंगे? मैं तो नहीं कहा ऐसा। मैंने कहा फिर नोट्स में से पढ़ा देता हूं। है? अरे बोलो। अरे बच्चों,
तुम लोग बातों में क्यों लग जाते हो, मुझे समझ नहीं आता क्या हो गया है, मतलब एकदम इतना बातों में काहे लग जाते हो आप। हम्म। बातें बंद करोगे क्या या नहीं। डिडक्शंस 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 डिडक्शंस। अरे बातें मत करो। स्टडी मेट लाए हो। कितना प्राउडली बोलते हैं नो सर, बेशरम कहीं के। अच्छा मेट्रो में क्या चेकिंग होती है क्या, स्टडी मेट नहीं लेके जाना है। फालतू की बातें। मेट्रो में चेकिंग होती है किस चीज की, स्टडी मटेरियल नहीं लाना है बोलते हैं क्या वो, कुछ भी। क्या। हाँ नहीं, मैं तो कभी मेट्रो से गया ही नहीं हूं ना किताब लेके। 200 400 साल पहले नहीं जाता था मैं मेट्रो से। तो हाँ, हमारे टाइम में कोई वीडियो नहीं बना सकता था बेटा, अपन फ्री थे मेट्रो में, जो करना करो। तुम्हारे टाइम में वीडियो बनती है, हमारे में नहीं बनती थी। अब तेरे को समझने में लगेगा टाइम, तू समझता रहे। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। अपन तो जब जब कोचिंग से छुट्टी हो जाती थी तो गुड़गांव तक ऐसे ही घुमाते थे। हम्म। फिर तो रहना ही पड़ गया ना जाके।
मन लग गया फिर? क्या कह रहा है? नहीं समझा मैं। मेट्रो में? नहीं तो। अरे कहां मर गया ये? हम्म, नहीं समझा। आज ही टाइम से कैसे आ गया? है? कॉलेजेस की छुट्टी वुट्टी हो गई है क्या? है? अच्छा, तो इसलिए आ गया ये टाइम से। अरे यार, ये स्टडी मैट में कहीं 10 डबल ही दिया है क्या? वो नोट्स में मेरे को ऐड करना है, अभी ऐड नहीं किया आपके वाले नोट्स में ना। मिल गया ये रहा। ओ मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। सुनो, फर्स्ट पॉइंट चेक करो क्या लिखा है। एसएससी हु आर एलिजिबल फॉर द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 डबल ए। एसएससी हु आर एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 10 डबल ए। सो कौन से एसएससीज हैं जो 10 डबल ए की एग्जेम्पशंस में एलिजिबल हैं? पहला, exemption available to all categories of SSC who derive any profit or gains from an undertaking being a unit engaged in manufacturing, production of article, thing or provision of service. As I already told you that कि अगर आपका यूनिट, ध्यान दीजिएगा सलीम तो इधर देख ले, यूनिट established under स्पेशल इकोनॉमिक जोन, काम आप वहां पे क्या करते हो? आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो भी चलेगा, आप सर्विस दे रहे हो तो भी चलेगा, आप वहां पे आप कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो तो भी वहां से चल जाएगा, राइट? अब एससीजेड यूनिट का जो टर्नओवर है वो दो तरीके का हो सकता है, एक एक्सपोर्ट टर्नओवर, एक डोमेस्टिक टर्नओवर। बोलो, एक एक्सपोर्ट टर्नओवर हो सकता है, एक डोमेस्टिक टर्नओवर हो सकता है। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? टोटल टर्नओवर बन जाएगा। हाँ जी, हम सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दे रहे हैं? एक्सपोर्ट प्रॉफिट का एग्जेम्पशन दे रहे हैं। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट का एग्जेम्पशन कैसे निकलेगा? बोलो, नेट प्रॉफिट जो कुछ भी है, हेलो, इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। है ना? तो मान लो मेरा 20 लाख का नेट प्रॉफिट है और एक्सपोर्ट टर्नओवर 80 लाख का है और टोटल टर्नओवर 1 करोड़ का है, तो बताओ कितना आएगा? बोलो। अरे हद हो गई है, 16 लाख आ जाएगा ना। और इस 16 लाख पे वो तीन, पहले 5 साल, अगले 5 साल, उसके अगले 5 साल। आई बात समझ में? तो अगर ये, अब ये देखना है ये कौन से 5 साल में फॉल कर रहा है, पहले, बीच वाले या लास्ट वाले, ये देखना है। पता चले आंख बंद करके पहले 5 साल 100% एग्जाम, ये देख लेना क्वेश्चन में, कई बार ऐसे घुमा देता है वो आपको। और इसमें से बहुत चांसेस हैं कि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाए आपसे, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आओ जरा, देखो इधर, एसेंशियल कंडीशंस फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन। ये सब फालतू की बात है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पढ़ना है पढ़ लो इसको। एसेंशियल कंडीशन का मतलब होता है ये कुछ पूरा करना है आपको। सर क्या क्या पूरा करना है जरा देखना। एग्जम्पशन शैल अप्लाई टू एन अंडरटेकिंग विच फुलफिल द फॉलोइंग। कंडीशन नंबर 1 क्या है? It has begun to manufacture, produce article or thing or provide any service in any SCZ during the previous year relevant to, यानी कि आपने प्रोग्राम कब से शुरू किया हो? प्रीवियस ईयर 2005 2006 से शुरू किया हो, क्योंकि इसी का तो असेसमेंट ईयर 2006 एंड 7 है। बोलो बच्चों। और एनी सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर बट नॉट लेटर देन 2021 में इसको हटा दिया गया था। क्लियर? क्योंकि आज नहीं है ये एक्टिव। पता चले तुम आज कोई दुकान खोल लो एससीजेड में और मेरे को आके बोलो 10 डबल ए दिलवाओ, नहीं दिलवा सकते भाई हम। क्यों? क्योंकि ये कब बंद हो गया। गुड, सुनो मेरी बात ध्यान से। एसएससी शुड फर्निश, ये वाला पॉइंट पढ़ो। एसएससी शुड फर्निश
in the prescribed form before the date specified section 44, 1 month prior to the due date for the furnishing of return of income under section 139(1). यानी कि 139(1) के अंदर हमें बताई गई है कि मेरी ड्यू डेट क्या है। ध्यान देना, मेरी ड्यू डेट है 31 जुलाई, और अगर मेरा टैक्स ऑडिट होता है तो मेरी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। इसके पहले, कितने पहले? अरे बोलो 1 मंथ। 1 मंथ का मतलब हो गया 30 सितंबर तक आपका रिपोर्ट आ जाना चाहिए। बोलो हाँ या ना। और ये जो रिपोर्ट है ना, द रिपोर्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाइंग दैट डिडक्शन हैज बीन करेक्टली, ठीक है। अच्छा, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA वुड बी अलाउड टू एन एसएससी हु डज नॉट फर्निश a return of income on or before the due date specified under section 139(1). of course मेरे को डिडक्शन मिलेगी ही नहीं, एग्जाम्पशन दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पशन तो तभी दिया जाएगा जब रिटर्न दूंगा। अच्छा सर अगर रिटर्न भरना भूल गए तो नहीं मिलेगा, तब भी। क्लियर हो गई क्या बात? अच्छा सुनो, नेक्स्ट पॉइंट सुनो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA वुड बी अवेलेबल टू द यूनिट इफ द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस रिसीव्ड इन or brought into India by an SSE, ध्यान दो, in convertible foreign exchange within the period of from the end of the previous year or within such further period as the competent authority may allow in this behalf। कहने का मतलब ये है कि आप जितना पैसा 6 मंथ के अंदर अंदर ले आते हो तो उतने पैसे का आप क्या दे देंगे हम। भाई एक बात बताओ, तुमने माल बेचा होगा बाहर, तुमने बाहर माल बेचा होगा, हो सकता है क्रेडिट पे भी बेचा हो। बोलो, डिडक्शन लेने के चक्कर में हो सकता है तुम उसमें कोई मैनिपुलेशन करो, तो जितना फॉरेक्स आप ले आए विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर उतने पे हम आपको क्या दे देंगे, डिडक्शन अलाउ कर देंगे। ये क्या लिखा हुआ है सर? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई नहीं, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपने पढ़ा है क्या? पढ़ डाला गया उसको, तो उसी के अंदर अथॉरिटीज, उन्हीं को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, पीरियड फॉर विच डिडक्शन इज अवेलेबल, बेटा मैंने ये अभी अभी समझाया था, इसी की पूरी समरी बना के दी थी मैंने आपको, देखो इसी की समरी बना के दी थी। पीरियड फॉर विच डिडक्शन इज अवेलेबल कैसे? द यूनिट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर विच begin to manufacture or produce any article or thing to provide any service in SCZ on or after 1st April 2000 shall be allowed as deduction। देखना कितना दिया है, 100% of the profit or gain derived from of such other article or thing or from the provision of service for a period of 5 consecutive assessment year beginning with the assessment year relevant to the previous year in which unit begin to manufacture। 5 साल। तो मैं बोल सकता हूं क्या, फर्स्ट 5 ईयर में, फर्स्ट 5 इयर्स के अंदर 100% अलाउड है। बोलो बच्चों, अगले 5 साल फर्दर नेक्स्ट 5 इयर्स, आई शुड से नेक्स्ट 5 इयर्स में कितना है, 50%, और उसके आगे नेक्स्ट 5 ईयर so much of the amount not exceeding of the profit debited to the profit and loss account of the previous year in which deduction is to be allowed। और वो पैसा कहां डालना है आपको, मेरी बात सुनना ध्यान से, अभी मैं आपको थोड़ा यहां समझा देता हूं। लास्ट के 5 ईयर की कंडीशन सुनो क्या है। लास्ट के 5 इयर्स की कंडीशन ये है कि आपका 50% हम क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट। लेकिन इस 50% एग्जेम्प्ट के साथ हमारी कंडीशन जो अटैच है वो ये अटैच है कि आप इस 50% फंड को कहां ट्रांसफर करोगे, SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। आप इसको कहां ट्रांसफर करोगे, SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। एंट्री क्या होगी, PNL अकाउंट डेबिटेड टू SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, और इस एंट्री को सर्टिफाई करेगा कौन, फिर आप इस पैसे को यहां से उठाओगे, SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में से पैसा उठा के आप कहां डालोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। आई बात समझ में? तो यहां से पैसा उठा के आपको सीधे सीधे कहां पहुंचाना है, उसमें डायरेक्टली री इसको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। अच्छा, ये सब चीजें कौन ऑडिट कर रहा होगा, कौन चेक कर रहा होगा, CA ऑडिट कर रहा होगा। अच्छा सर, एग्जाम्पल देख लो एक बार फटाफट से। एन अंडरटेकिंग सेटअप in SEZ and begins manufacturing on 15th October 2010, deduction under this section shall be allowed as under 100% मिलेगी पहले 5 साल का। तो पहला असेसमेंट ईयर क्या होगा, 11-12,
तो 11 12 12 13 13 14 14 15 और 15 16, 5 साल हो गए। ये 5 साल तक 100%, अगले 5 साल तक 16 17 से 20 21 तक। ठीक है। अच्छा एक बात और, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था असेसमेंट ईयर 20 21 के बाद से हो गया बंद, तो इसमें खोपड़ी ज्यादा मत चलाना। इसके कहने का मतलब ये है कि इसके बाद अगर कोई यूनिट सेटअप हुई होगी तो, इसके पहले हो रखी है और वो उसके आगे 15 साल जा रहे हो तो चलेगा। ठीक है। लास्ट कितना है 50, तो ये कब तक जाएगा देखना 21 22 से, प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड। हाँ या ना सर? वो कंडीशंस कहां लिखी है? ये लिखा है यहाँ पे कंडीशन। नेक्स्ट क्लास में इसको यहां से डिस्कस करेंगे हम लोग, नोट्स लेके आऊंगा, आज वाले नोट्स में डालना भूल गया इसको। ठीक है। चलो जाओ ले लो ब्रेक ले लो, नहीं फिर रोगे, 5 मिनट का ब्रेक नहीं मिला हमें।